नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ एजुकेशन में। दोस्तों हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में अर्थात पार्ट 1 वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का जो एग्जाम्पल्स था, ठीक है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ पे 3 कड़ी में 3 जो अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग लिखते हैं, माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है अर्थात 3 कड़ी में 3 बराबर a/b। ठीक है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं हम लोग समझ चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। दोस्तों ऐसी संख्याएं या फिर ऐसी संख्या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कॉमन न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। देखिए यहाँ पे एक बार और समझिए आप लोग, जो 3 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, हम लोग क्या करते हैं, विपरीत जा करके इसको हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। तो हम लोगों ने माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है अर्थात 3 कड़ी में 3 बराबर a/b। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके अर्थात a/b के रूप में लिख सके, वही क्या होती है, हम लोगों की परिमेय संख्या होती है। तो 3 कड़ी में 3 जो है a/b के बराबर हो जाएगा हम लोगों का, इसको मान लेंगे समीकरण 1। जहाँ a तथा b क्या है, हम लोगों की सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ a तथा b क्या हम लोगों की सहअभाज्य संख्याएं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों का a/3b हो जाएगा। ठीक है, कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों का a/3b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि a/3b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि आप लोग समझिए, जबकि कड़ी में 3 क्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे a/3b, ये क्या है, ये कोई पूर्णांक है, b क्या है, कोई पूर्णांक है, 3b क्या है, पूर्णांक है। तो a/3b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि कड़ी में 3 हमें मालूम है कि कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे जो परिमेय संख्या है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि जो परिमेय संख्या होती है कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, के बराबर नहीं होती है। ठीक है, हमें इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात कड़ी में 3, ठीक है, कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू a/3b। ठीक है, अर्थात कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू a/3b। अतः हम लोग कह देंगे अतः 3, ठीक है, अतः 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को समझ में आ गया कि जो 3 कड़ी में 3 है एक परिमेय संख्या नहीं, हम लोगों ने इसे सिद्ध किया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको कमेंट कीजिए कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, ये था हम लोगों का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोगों का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या दी हुई होती है, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना हम लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग विपरीत चल करके जाते हैं और मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। अर्थात करड़ी में 5 बराबर A/B हो जाएगा। ठीक है, अर्थात करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का A/B हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिए जहाँ A तथा B पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्या है हम लोगों का, जहाँ A तथा B पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, करड़ी में 5 बराबर A/B, करड़ी में 5 यानी कि हम लोगों की अपरिमेय संख्या है और इसको हम लोगों ने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। अर्थात करड़ी में 5 बराबर A/B, जहाँ A तथा B पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो ऐसी संख्या युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझिए आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों जब समीकरण 1 के हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग आ जाएगा और A² आ जाएगा। ठीक है, 5 बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करा लीजिए तो 5V² बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 5B² बराबर A²। ठीक है, 5B² बराबर A²। यहाँ पे B² बराबर क्या हो जाएगा, A²/5 हो जाएगा ना। B² बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, A²/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे B² बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, A²/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि A², ठीक है, A² क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, A² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। समझ में आ रहा है आप लोगों को चीज़ें? जब A² 5 से विभाजित है तो A भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, A भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों को समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 का वर्ग बट्टे 3। ठीक है, ये क्या होगा, 3 से विभाजित होगा ना। यहाँ पे 3 तो क्या होता है, 9 होता है, बट्टे 3 ये क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। वर्ग को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/3 मिल जाएगा ना। ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये यही चीज़ है, A² 5 से क्या है, विभाजित है, तो वर्ग को हटा देंगे तभी जब मतलब वर्ग को हटाएंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा ना। तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, ऐसा समीकरण 2। ठीक है, B² बराबर A²/5 को मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः माना। ठीक है, पुनः माना A बराबर हम लोग मान ले रहे 5C। ठीक है, A बराबर क्या मान लें हम लोग, 5C, जहाँ C बराबर हम लोगों को क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, C बराबर क्या है, कोई पूर्णांक है। समझ में आया आप लोगों को, जहाँ C बराबर क्या है, कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे पुनः माना हम लोग क्या किए, पुनः माना A बराबर 5C माने। ठीक है, A बराबर 5C माने, जहाँ C क्या है, कोई पूर्णांक है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से A का मान, ठीक है, समीकरण 2 से A का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 से अर्थात A का मान क्या है हम लोगों का, 5C है ना। तो V² बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 25
C² बट्टी 5 हो जाएगा बराबर 5C² हो जाएगा। ठीक है, B² बराबर 5C² हो गया हम लोगों का। अब देखिए B² बट्टी 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का C² हो जाएगा। ठीक है, B² बट्टी 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का C² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए B², ठीक है, B² क्या है 5 से विभाजित है ना, V² क्या है हम लोगों का 5 से विभाजित है। ठीक है, B² क्या है 5 से विभाजित है। उसके बाद देखिए B² जब 5 से विभाजित है तो B भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, B भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे देखिए B² 5 से क्या है विभाजित है, तो B भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे B 5 से विभाजित है और A भी क्या है हम लोगों का 5 से विभाजित है। यहाँ पे 5 क्या है दोस्तों, 5 क्या है कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है ना। A तथा B क्या एक कोई मतलब पूर्णांक है। ठीक है, और मतलब A तथा B कोई पूर्णांक अर्थात अभाज्य संख्याएँ हैं हम लोगों की, लेकिन इसमें 5 कॉमन मिल जा रहा है ना। A भी 5 से विभाजित हो रहा है, B भी क्या हो रहा है 5 से कट जा रही है, तो इसमें 5 क्या है कॉमन हो जा रहा है। लेकिन ऊपर हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पे, जहाँ A तथा B अभाज्य संख्या है ना, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो A तथा B क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हम लोगों को क्या आ रहा है अभाज्य संख्या, यानी कि A भी 5 से कट जा रहा है और B भी क्या होगा 5 से कट जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो कथन होगा 3 यानी कि जो करड़ी में 5 होगा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग लिख लेते हैं तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि A तथा B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A तथा B में, ठीक है, A तथा B में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हम लोगों का गुणनखंड 5 है। ठीक है, 5 है। ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि A तथा B क्या है अभाज्य संख्या है ना, A तथा B अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग लिख देंगे अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक बार और हम लोग समझ लेते हैं इसको, अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या करते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है इसके विपरीत जा करके हम लोग इसको परिमेय संख्या मानते हैं। माना, ठीक है, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके ना, अर्थात तो करड़ी में 5 एक मतलब परिमेय संख्या हम लोग ने माना है, तो ये क्या होगा A/B के बराबर होगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, जहाँ A तथा B क्या है कोई पूर्णांक है और अभाज्य संख्याएं, जहाँ A तथा B कोई पूर्णांक तथा अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या योग जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, वही क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 का वर्ग बराबर A²/B²। तो करड़ी में 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा ना, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का A² हो जाएगा। ठीक है, और B² का इधर 5 में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5B² बराबर A²। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप लोग B² बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का A²/5 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो 5 है इसमें भाग चला जाएगा तो A²/5 हो जाएगा। इसको मान लेंगे दोस्तों हम लोग समीकरण 2। यहाँ पे आप लोग समझिए जो A² है क्या है 5 से क्या है विभाजित हो रही है ना। ठीक है, यानी कि इसमें भाग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि जो A² है वो क्या है 5 से हम लोगों के विभाजित है। दोस्तों यहाँ पे जब जो A² है 5 से विभाजित है तो A भी
जो वर्ग हटा देंगे तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 स्क्वायर बट्टे 3, यहाँ पे 3 का वर्ग है और 3 से क्या है कट जा रही है, ठीक है। वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 होगा, जब वर्ग हटाएंगे 3 बचेगा, 3/3 होगा तो 3 से क्या होगा, ये भी क्या होगी कट जाएगी। वर्ग को हटाने पे भी संख्याएं क्या होंगी 5 से कट जाएंगे, अर्थात जो ए स्क्वायर है वर्ग को हटाएंगे तो 5 से क्या होगा कट जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे पुनः माना, ठीक है, पुनः माना ए बराबर 5c, जहाँ c क्या है कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, इसलिए हम लोगों ने ए बराबर 5c मान लिया है। अतः समीकरण 2 से, देखिए यहाँ पे हम लोगों को समीकरण 2 क्या माना था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 5 माना था ना। तो समीकरण 2 से हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ए का मान रखने पे समीकरण 2 है, ठीक है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो ए बराबर क्या हम लोग माना है 5c माना है हम लोगों ने। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, मतलब 5 मतलब वर्ग है तो 25c स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 5c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 का हम लोग भाग कर देंगे तो बी स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही कंडीशन है, मतलब जो बी स्क्वायर है 5 से क्या होगा मतलब विभाजित है और मतलब बी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, ठीक है। एक चीज़ समझिए आप लोग, जहाँ ए तथा बी है, देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना, ठीक है। ए तथा बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी क्या है स्वअभाज्य संख्या। हम लोगों ने ऊपर माना था कि ए तथा बी क्या है स्वअभाज्य संख्या, लेकिन इसमें ए और बी में 5 कॉमन आ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कह देंगे कि जो करड़ी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हम लोगों का प्रश्न नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें जो प्रश्नावली 1.3 है, इसमें हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें अपरिमेय संख्या ही हमें सिद्ध करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पे संख्याएँ दी हुई है इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अब समझिए आप लोग, अर्थात 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 + 2 करड़ी में 5 है, ठीक है। इसके लिए हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कर जाएंगे, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि हम लोगों का करड़ी में 5, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7 टाइप का आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा लंबा प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसमें थोड़ा तथ्यात्मक चीज़ें ज़्यादा होती है, समझना ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और इस चीज़ में क्या होता है, इसमें बहुत आसानी से आप लोग कर जाएंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन यदि परीक्षा में आ जाएगा इस टाइप का तो आप लोग बहुत आराम से कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b, ठीक है। वही चीज़ क्या होगा हम लोगों का, जहाँ a तथा b कोई, ठीक है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से दोस्तों हम लोगों का समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 को रहने दे रहे हैं और 3 को क्या कर दे हम लोग पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 करड़ी में 5 बराबर a/b, और इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो a - 3b बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर a - 3b बट्टे, अब देखिए 2 का इधर भी भाग हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। करड़ी में 5 बराबर a - 3b हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, ठीक है, a तथा b पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया आप लोगों को चीज़ें। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे करड़ी में 5 क्या है हम लोगों का, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना,
और a माइनस 3b/2b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कभी भी अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। परिमेय संख्या की बराबर, ठीक है, के बराबर नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। अतः, ठीक है, अतः हम लोग क्या कर देंगे, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस यही हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हम लोगों का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे करड़ी में 7 है, इसमें न योगफल है न घटाना है, ठीक है, ये सिंगल है। तो जो सिंगल वाला होता है, ठीक है, जिससे करड़ी में 7 आ गया ना, तो इसको लगाने का थोड़ा प्रक्रिया लंबी होती है, ठीक है। यदि योगफल वाला आ जाएगा तो इसका छोटा हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो योगफल आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया 3 + 2 करड़ी में 5 को, तो इसमें 3 + 2 करड़ी में 5, तो इसमें योगफल आ गया, यानी कि 3 को जोड़ा था इसमें। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें छोटी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। और ये जो सिंगल रहेगा, यहाँ पे करड़ी में 7, यहाँ पे सिंगल है ना, तो इसको लगाने में थोड़ा लंबी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ें मान लेंगे हम लोग। करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या माने हैं, अर्थात जो करड़ी में 7 होगा हम लोगों का a/b के बराबर हो जाएगा ना। जो करड़ी में 7 होगा a/b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसी ही होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक है। हम लोग लिखेंगे जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहाँ a तथा b क्या है हम लोगों की सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर दोस्तों जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बराबर a²/v² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 7v² बराबर a²। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे a² क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा ना, a² 7 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अतः जब a² 7 से विभाजित होगा तो a भी क्या होगा, अतः a भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को चीज़ें, ये भी क्या होगा हम लोगों का 7 से विभाजित होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे a², यहाँ पे a²/7 कर देंगे ना, तो a² क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। जब a² 7 से विभाजित होगा, वर्ग को हटा देंगे तो a/जब 7 हो जाएगा तो वो भी क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा ना। जैसा मान लीजिए कि 16/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग/4। यहाँ पे 4 से विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 आ जाएगा ना। वर्ग को हटा दीजिए, जब वर्ग को हटा देंगे तो 4/4 हो जाएगा, तब भी तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, a²/7 और a/7, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना, ठीक है, पुनः मान लिखते हैं यहाँ पे, पुनः माना जो a है, ठीक है, a बराबर हम लोग मान लेंगे 7c, ठीक है, a बराबर 7c मान लेंगे हम लोग। जहाँ
ठीक है, जहाँ सी कोई पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ सी कोई पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ सी क्या है, कोई पूर्णांक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिए, समीकरण 2 से मतलब क्या होता है, जो ए का वैल्यू है 7 उसी को इसमें रखना है। तब क्या हो जाएगा हम लोगों का 7b² बराबर 7c का वर्ग हो जाएगा ना, बराबर 49c², ठीक है। 7v² बट्टी 49 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का c² हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। v² बट्टी 7 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का c² हो जाएगा, ठीक है। v² बट्टी 7 बराबर c²। b² क्या है, 7 से विभाजित है ना, तो हम लोग लिखेंगे v² 7 से विभाजित है, ठीक है। v² 7 से विभाजित है, अतः जब v² 7 से विभाजित हो, अतः b भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। b भी 7 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, विभाजित होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a भी 7 से विभाजित है और b भी 7 से विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 7 है ना, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः a तथा b में, ठीक है, a तथा b में, ठीक है, अतः a तथा b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। अतः a तथा b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड 7 है, ठीक है, 7 है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हमें क्या प्राप्त होता है कि a तथा b क्या है, सहअवायी संख्या है ना, और जो सहअवायी संख्या होती है, सहअवायी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, बस एक कॉमन होता है, लेकिन इसमें तो 7 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। परंतु इस तथ्य का, ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है कि a तथा b, ठीक है, a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब सहअभाज्य संख्या होती है तो उसमें तो कुछ कॉमन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो a तथा b इसमें तो सब कॉमन हो जा रहा है ना, ठीक है। अतः a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें करना है, ठीक है। अतः करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों आप लोग प्रश्न नंबर 5 को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करड़ी में 2 यहाँ पे बोल दे रहा है, यहाँ पे बोल दिया है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है और हमें सिद्ध करना है कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है ना, मतलब एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना वही चीज़ है, माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोगों को। अर्थात देखिए 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर a/b, इसको मान लीजिए समीकरण 1। परिमेय संख्या वही होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके और उसका हर कभी भी शून्य ना हो, ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है हम लोगों की। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से दोस्तों आप लोग समझिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का a/b - 2 हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक गुणा करा देंगे तो a - 2b अपान क्या हो जाएगा हम लोगों का
बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को चीज़ें। देखिए क्या आ गया, करड़ी में 2 बराबर a माइनस 2b अपान v हो गया। देखिए क्वेश्चन में कर दे रहा है, क्वेश्चन में कह दिया है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और a माइनस 2b अपान b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b अपान b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है ना, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। कभी भी अपरिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय संख्या, ठीक है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर, ठीक है, के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए ठीक है, हम लोग क्या हो जाएगा, 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। तो दोस्तों ये था हम लोगों का प्रश्नावली 1.3 का जो 5 क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से जो प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।